हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक होगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में 540 एंड 550। 540 डील करता है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, एंड 550 डील करता है ऑडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज को। सो स्टार्ट करते हैं 540 के साथ, दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। स्टैंडर्ड का कंप्लीट नेम दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्टैंडर्ड में जो आपको लर्न करने की जरूरत है वो है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कितनी तरह के हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो आपको लर्न करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डिफाइन किया गया है एज ए अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनिटरी अमाउंट। कब? जब आप एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पा रहे, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट, और जब आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पर मेजर करते हैं, देन इट बिकम्स अ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जब भी वैल्यूएशन एक फेयर एस्टिमेट्स के ऊपर होगा, तब अनसर्टेनिटीज के चांसेस हैं कि वो ट्रांजैक्शन होगी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या निकल करके आएगा। तो जब हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे होते हैं तो उस समय पर अनसर्टेनिटी की एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज affects the risk of material misstatements। और एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है? एक अकाउंटिंग एस्टिमेट में एरर के चांसेस, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड इट्स रिलेटेड डिस्क्लोजर्स टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रिसीजन इन द मेजरमेंट। नो, ये तो बात हुई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हुए। देयर आफ्टर फिर एक पॉइंट इसके अंदर दिया गया है कि मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक एस्टिमेट्स बनाया जिसका आउटकम आया 2021 में। यहां पर आपने बनाया एस्टिमेट और यहां पर एक्चुअल अमाउंट डिटरमाइन हो गया। एस्टिमेट और एक्चुअल में डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा। तो क्या एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का आउटकम यदि वो एस्टिमेट से डिफर करता है, क्या ये अपने आप में एक मिस स्टेटमेंट काउंट होगा? मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट डिपेंड करेगा कि जो ये आउटकम में डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस के पीछे क्या कारण थे। तो आपको इन कारणों को भी, इन रीजंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अ डिफरेंस between the outcome of an accounting estimates and the amount originally recognized in the financial statement does not necessarily represent a misstatement. Does not necessarily represent a misstatement. Accounting estimates कितनी तरह के हैं? एक नॉर्मल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दूसरे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तीसरे एस्टिमेट्स विद लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, एंड फोर्थ एस्टिमेट्स विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनको आप अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिटरमाइन कर रहे हैं, लाइक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, वारंटी ऑब्लिगेशंस, डेप्रिसिएशन मेथड, असेट्स की यूजफुल लाइफ, provision against carrying amount of investments, outcome of long term contracts, financial obligations or cost arising from litigation settlements। लेकिन
कुछ चीजें जो आपके पास्ट प्रायर एक्सपीरियंस की जगह मार्केट वैल्यूज पर डिटरमिन्ड होती हैं, तो वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, जिनके एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेरिवेटिव, शेयर बेस्ड पेमेंट्स लाइक ESOP, assets held for disposal, assets acquired in business combination including goodwill and intangible assets, transactions involving exchange of assets or liabilities between independent parties without monetary consideration, money involved नहीं है. Estimates with low estimation uncertainties, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क कम है. तो कौन से एस्टिमेट्स हैं जिनमें रिस्क कम होगा? वो एक्टिविटीज विच आर सिंपल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स नहीं है. रूटीन ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम ए डाटा दैट इज रेडली अवेलेबल, डाटा विच इज रेडली अवेलेबल. फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पर मेथड ऑफ मेजरमेंट सिंपल है और इजीली अप्लाई किया जा सकता है, एंड जिस बेसिस पर एस्टिमेट्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं वो वेल नोन जनरली एक्सेप्टेड एक मॉडल है. तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है. एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज लो होंगी कब? इन रिलेशन टू यदि एस्टिमेट्स आर मेड फॉर सिंपल एक्टिविटीज, एक बात. नंबर 2, एस्टिमेट्स आर मेड फॉर रूटीन ट्रांजैक्शंस. नंबर 3, एस्टिमेट्स आर मेड फ्रॉम रेडली अवेलेबल डाटा. नंबर 4, एस्टिमेट्स की मेजरमेंट FRF के थ्रू बताई गई है एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड इट्स एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी सिंपल, इजी. एंड नंबर 5, एस्टिमेट्स के लिए वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज कंपैरेटिवली लो होंगी. हाउएवर देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हाई है, लाइक लिटिगेशन मैटर्स में, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, या फिर जो मॉडल है जिसके बेस पर एस्टिमेट्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं, इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल या assumptions inputs which cannot be observed in the marketplace. मीन्स जनरल ट्रांजैक्शंस नहीं है, रूटीन की ट्रांजैक्शंस नहीं है. रूटीन की ट्रांजैक्शन है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी सिंपल. रूटीन नहीं है, मार्केट प्लेस में वो ट्रांजैक्शंस नजर नहीं आती, उनकी assumptions इनपुट्स कांट बी ऑब्जर्व्ड. तो ऐसी अनसर्टेनिटीज वो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के साथ रहती हैं. एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्वेश्चंस इसके आपको काफी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ही आपको काफी मिलेंगे इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का, सेकंड क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का जो नवंबर 19 में आया, नवंबर 16 में आया. पहले तीनों क्वेश्चन वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बेस्ड है. नाउ अब बात करते हैं इसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की. पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आ गया कि ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट इज व्हाट RAP. अंडरस्टैंडिंग किन किन बातों की लेनी है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर्स एन एस्टिमेशन. मैनेजमेंट का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है? किन मेथड्स के बेस पर एस्टिमेट्स को डिटरमाइन किया जाता है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जिन पर एस्टिमेट्स बनाना है उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए गए? क्या मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को यूज किया?
क्या प्रायर पीरियड से करंट पीरियड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर? मैनेजमेंट ने कैसे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के इफेक्ट्स को इवैल्यूएट किया है? ऑडिटर को एट द सेम टाइम रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू किसका? आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड। जो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उनको आप करंट पीरियड में रिव्यू करें, चेक करें उनमें क्या आउटकम निकल करके आया है, और फिर जो डिफरेंस उनके अंदर आ रहा है उनके डिफरेंसेस को एनालाइज करें। माइट बी कि आपको उनके डिफरेंसेस से पता चल सके क्या इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट की कोई बायसनेस इन्वॉल्व थी क्या इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट ईयर के रेफरेंस में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए गए हैं उनकी क्या रिलायबिलिटी, आप उनके ऊपर आप कितना रिलाई कर सकते हैं। नो, अब इसमें कहा गया कि आपको ये सारा काम करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट मींस आपको एक आरएपी परफॉर्म करना है, एंड व्हेनेवर कभी भी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमें परफॉर्म करना होता है तो उन सिचुएशंस के अंदर हमें इंक्वायरीज कंडक्ट करनी होंगी मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट से हम किन किन बातों के ऊपर इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, क्या कोई न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटिटी एग्जीक्यूट कर रही है जिसके कारण कोई नए एस्टिमेट्स बनाने की जरूरत है, या किसी पुरानी ट्रांजैक्शंस की टर्म्स में कोई चेंज आया है जिनके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज की जरूरत आ गई, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज किए जा रहे हैं ड्यू टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ as a result of which accounting estimates needs to be revised, or any other regulatory or other changes that is outside the control of the management due to which accounting estimates needs to be revised, or any other new conditions or events that give rise to need for new estimates or the revision of existing accounting estimates। तो ये 5 मेन मैटर हैं जिनके ऊपर आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी और आपको इस टॉपिक को भी लर्न करना होगा। क्या न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में कंपनी अपने आप को एंगेज कर रही है? क्या टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नीड्स टू बी चेंज ड्यू टू एनी चेंज इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, or whether there is any other regulatory or other change that is outside the control of the management which require any revision in the existing accounting estimates or requiring new accounting estimates, or new conditions or events that may have occurred due to which there arise a need for revision of existing accounting estimates or preparation of new accounting estimates। then फिर इसके अंदर SA 540 की रिक्वायरमेंट्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एक पॉइंट आया था हमारे पास कि ऑडिटर को जो प्रायर पीरियड के अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स थे उनका करंट पीरियड में क्या आउटकम आया है, ऑडिटर को इनको इवैल्यूएट करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट रिकॉग्नाइज किया था फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो उसकी जो आउटकम करंट ईयर में सामने निकल करके आया वो कितना रिजेंबल करता है उस प्रोविजन के साथ, कितना उसके अंदर डिफरेंस है। कि यदि उसके अंदर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है देन असर्टेन द रीजंस, वो रीजन सर्कमस्टांस बेस्ड हो सकते हैं, वो रीजन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कुछ लॉ की, वो रीजन हो सकता है मैनेजमेंट की बायसनेस को रिफ्लेक्ट कर जाए। सो कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जो प्रायर पीरियड में बनाया गया था, डेफिनेटली हमें उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का रिव्यू जरूर करना चाहिए। द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड किए गए थे, एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू, आपके रिव्यू में आपको क्या क्या चीजों को कंसीडर करना चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की नेचर क्या थी, जो इंफॉर्मेशन रिव्यू के लिए मिली है क्या वो रेलिवेंट है इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो आउटकम निकल करके आएगा इसका वो डिफर कर सकता है फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रायर पीरियड। आप इस आउटकम को
एनालाइज करते हैं तो आपको इस एनालिसिस के थ्रू कुछ जानकारी मिल सकती है। नंबर 1, कितनी इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट के एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की, और उसके बेस पर आप करंट पीरियड के मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इफेक्टिवनेस जज कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर मान लीजिए एक एस्टिमेट बनाया गया किसी ट्रांजैक्शन का 20 करोड़ रुपीस, और करंट पीरियड में उसका एक्चुअल आउटकम निकल करके आता है 20.6 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है मैनेजमेंट का एस्टिमेशन करने का तरीका काफी हद तक ठीक है। रीजन, एक डिफरेंस बहुत कम है। सो क्या करंट ईयर में भी आप मान सकते हैं कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स डेवलप किए होंगे वो प्रॉपर होंगे? चांसेस तो है। आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे इन रिलेशन टू, यदि पुराने एस्टिमेट्स को करंट पीरियड में रिवाइज किया गया है तो। यदि ये ट्रांजैक्शन का आउटकम अभी आया ही नहीं, मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और उसके ऊपर आपने प्रोविजन फॉर लॉस बना रखा है, पिछले साल कुछ और प्रोविजन था, इस साल आपने उस प्रोविजन को और बढ़ा दिया क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं, तो करंट पीरियड में जो रीएस्टिमेशंस की गई हैं आपको उनके एविडेंसेस मिल जाते हैं, और आपको पता चल जाता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज कितनी है, इनके भी सबूत आपको मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको मैनेजमेंट की बाइसनेस का भी आइडिया लग जाएगा कि क्या यदि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और उन डिफरेंसेस के पीछे क्या मैनेजमेंट की बाइसनेस एग्जिस्ट करती है क्या। एंड वन थिंग जो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहे हैं दे ऑलवेज माइट नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ मिस स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा एक मिस स्टेटमेंट को ही रिफ्लेक्ट करे। सो अब आपको ये पॉइंट्स को भी लर्न करना होगा। इसका भी एक क्वेश्चन आई थिंक किसी आरटीपी में आया हुआ है, हाँ, मई 19 के आरटीपी में इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑडिटर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनके आउटकम को रिव्यू करना चाहता है, बट मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया और कहा रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डन बाय द ऑडिटर। क्यों? स्टैंडर्ड कहता है, इससे हमें आइडिया लगता है, इससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। यदि करंट पीरियड में आपने इस एस्टिमेशन को रिवाइज किया है उसका एविडेंस मिलता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, मैनेजमेंट बायसनेस के बारे में हमें आइडिया लगता है, करंट पीरियड का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को हम जज कर पाते हैं। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के पीछे काम करते हैं। सो एज ए ऑडिटर हम मैनेजमेंट की इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि दैट वी शुड नॉट रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज विद इन आवर राइट टू रिव्यू द आउटकम ऑफ द prior period accounting estimates and also a requirement of SA 540. So this is about the topic review of outcome of accounting estimates. इसके बाद एक टॉपिक है identifying and assessing the risk of material misstatement. आपने RAP परफॉर्म किया, RAP के थ्रू आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यू नीड टू आइडेंटिफाई क्या कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है। इफ अ रिस्क एग्जिस्ट देन हाउ मच इट इज। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315 auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement, but as per the requirement of SA 540 auditor is required to perform the RAP as detailed by SA 315 in relation to accounting estimates। और अभी मैंने आपको accounting estimates के बारे में कराया था मीनिंग एंड नेचर में कि जब estimation uncertainties इन्वॉल्व होती हैं तो उस टाइम पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करती है। तो जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हैं दैट वो है क्या,
एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर उसकी मेजरमेंट में एरर होने की संभावना, दैट इज नोन एज एन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, दैट माइट बी हाई, दैट माइट बी लो। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी। लिटिगेशन के केस में, डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट बीन पब्लिकली ट्रेडेड, और एंटिटी का अपना हाईली स्पेशलाइज्ड डेवलप्ड मॉडल है एस्टिमेशन मेकिंग का। लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे। रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शंस में, सिंपल एक्टिविटीज के केस के अंदर, या फिर आप जिस मॉडल पर एस्टिमेट्स बना रहे हैं वो वेल नोन एंड एक जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसके बेस पर आप एस्टिमेट्स को बना रहे हैं। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए थे हाई एस्टिमेशन के, लो एस्टिमेशंस के। तो जो ये हाई एस्टिमेशन है, लो एस्टिमेशन है, ये किन चीजों पर डिपेंड कर जाता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है या लो है। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है। जितनी ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगी उतनी ज्यादा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के हाई होने के चांसेस हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट टू चेंजेस इन अजम्पशन, सेंसिटिविटी हाई है, अजम्पशन चेंज करते हैं, एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटीज हाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, यदि वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, देन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? लो लेवल की होंगी। लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड, फोरकास्ट पीरियड जितना छोटा होगा उतनी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो होगी, फोरकास्ट पीरियड जितना बड़ा होगा उतनी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हाई होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, डाटा की रिलायबिलिटी, डाटा जितना ज्यादा रिलायबल होगा अनसर्टेनिटीज उतनी कम होंगी। एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट, ऑब्जर्वेबल इनपुट लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स हाई एस्टिमेशंस अनसर्टेनिटीज। सो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज अफेक्ट करती है? ये फैक्टर्स आपको और लर्न करने होंगे। इसका भी एक क्वेश्चन आई थिंक आरटीपी में नहीं, कभी नहीं आया हुआ, मैंने बनाया हुआ है बट सिर्फ एक, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? इसके फैक्टर्स नंबर 1, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, सेंसिटिविटी क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलायबल डाटा एंड एक्सटेंट टू विच द एस्टिमेट्स आर बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। नेक्स्ट वन, ये मेन पार्ट था इस स्टैंडर्ड का देखा जाए तो, बट अब छोटे छोटे से कुछ और टॉपिक हैं। जो ऑडिटर ने अपना रिस्क यहां पर एसेस कर लिया, उस रिस्क के बेस पर आगे ऑडिटर को रिस्पोंड करना है और डिटरमाइन करना है क्या मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया, और जिन मेथड्स के ऊपर मैनेजमेंट एस्टिमेशंस बना रही है क्या वो मेथड्स कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जा रहे हैं और मेथड्स अप्रोप्रिएट हैं। यदि हां, इट्स ओके। देन सिग्निफिकेंट रिस्क एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज में सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की अजम्पशंस अवेलेबल हैं। अजम्पशंस की सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा है, अजम्पशन चेंज करोगे एस्टिमेट्स चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में दो मेन चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए और दोनों ही बातें अजम्पशंस के ऊपर हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ने कैसे ऑल्टरनेट अजम्पशंस को कंसीडर किया है और उसमें एक को सेलेक्ट करके बाकियों को रिजेक्ट किया है, और जो अजम्पशन सेलेक्ट की गई है क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है, क्या वो अजम्पशन
रीजनेबल है। सो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इन दो पॉइंट्स को, बट एज तक मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये आप आगे इसके 2-3 टॉपिक रीड कर लेना। मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटर को एविडेंस इकट्ठे करने हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और उनके डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट हैं, और जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कारण रिस्क अराइज हो रहा है तो ऑडिटर को चेक करना है उनकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के रिलेटेड डिस्क्लोजर दिए गए हैं। मैनेजमेंट बायसनेस, इसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपको डिस्कस किया। मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डेवलप करते वक्त, बट यदि मैनेजमेंट अपने किसी टारगेट को माइंड में रखते हुए इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अप्रोप्रिएटली डिटरमिन नहीं करती हैं, इट इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट वाज बायस्ड इन डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। लाइक इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंज किया और अपनी खुद की असेसमेंट के बेस पर, जबकि सर्कमस्टांस में कोई चेंज नहीं था। एंटिटी अपनी खुद की एजम्पशंस यूज कर रही है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, जबकि होना क्या चाहिए, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रेफरेंस में आपको मार्केट प्लेस की इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए था, बट अब मार्केट प्लेस की इंफॉर्मेशन को यूज ना करके रादर अपनी खुद की ओन अजम्पशंस के बेसिस पर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बना रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, जो पॉइंट एस्टिमेट बना रही है जो आपकी फेवर में बात करते हैं, मेनली आपकी फेवर में बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है इसका, कौन कौन से मैटर्स के ऊपर ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेनी चाहिए। प्योर लर्निंग का टॉपिक है, ये आप लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से मैटर पर रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जा सकती है। नंबर 1, अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस, किन चीजों की, मैनेजमेंट के प्रोसेस की, उनकी अजम्पशंस की, उनके मॉडल्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किए हैं इन डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एफआरएफ दैट इज एप्लीकेबल ओवर द एंटिटी। सो मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें कलेक्ट करनी है कि मैनेजमेंट आपके जो प्रोसेसेस हैं, आपकी जो अजम्पशंस हैं, आपके जो मॉडल्स हैं, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएट है। नंबर 2, जो अजम्पशंस यूज की गई है वो एप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट की इंटेंशन को एंड एबिलिटी टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं अजम्पशन आप कुछ और ले रहे हो लेकिन काम आप कुछ और कर रहे हो। अजम्पशंस और आपकी वर्किंग रिलेट होनी चाहिए। मान लीजिए आप अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी ये लायबिलिटी आएगी, हम कोर्ट में केस में ये एविडेंसेस रखेंगे, और उन एविडेंसेस की कलेक्शन की तरफ आपके कोई एफर्ट्स ही नहीं है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है आपस में। डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, they are complete and appropriate as per the requirements of applicable FRF, and कोई significant event नहीं है which requires adjustment, जिसकी adjustment हमने नहीं की है। Means all the events that require adjustments already been adjusted, all events that require disclosure has already been disclosed। कोई भी subsequent events which either require adjustment or require disclosure exist नहीं करता as to pending adjustment or disclosures। इसका क्वेश्चन आया था एक बार ये रिटन रिप्रेजेंटेशन का नवंबर 19 में न्यू सिलेबस के एग्जाम में 5 मार्क्स का। सो दिस इज अबाउट द SA 540। अब बढ़ते हैं 550 की रिवीजन पर। 550 रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव रीडिंग के लिए है, ऑब्जेक्टिव भी, बट इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है क्या उसकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड द ट्रांजैक्शंस
वो इतनी सफिशिएंटली डिस्क्राइब की गई है कि यदि कोई फ्रॉड है तो ऑडिटर उस फ्रॉड को फाइंड आउट कर ले एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स एज टू द रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर बीइंग गिवन। इसमें मेन चीजें जो आपको करनी है मैं उसके ऊपर आपको लेकर जा रहा हूं, ऑडिटर के प्रोसीजर के ऊपर। ऑडिटर का प्रोसीजर, ऑडिटर के प्रोसीजर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में बात की हमने जनरल प्रोसीजर्स की। जनरल प्रोसीजर्स के अंदर ऑडिटर को आरएपी को परफॉर्म करना है और उस आरएपी के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी के साथ किस तरह की रिलेशन है और उन रिलेटेड पार्टीज के साथ किस तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? दो मेन ऑब्जेक्टिव। नंबर एक, टू रिकॉग्नाइज क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है, एंड नंबर टू, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स कर रही है इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड दे आर नॉट मिसलीडिंग। इसके बाद स्पेसिफिक प्रोसीजर। स्पेसिफिक प्रोसीजर तब जब आपके एंटिटी के ऊपर कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, एंटिटी इज बीइंग गवर्न्ड बाय एएस और एंटिटी इज बीइंग गवर्न्ड बाय इंड एएस एंड एज पर द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर इनकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है। तो आपको इंश्योर करना है कि क्या इन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी उनका कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है? यू नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। किस पर्पस के लिए? टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और इसके लिए आपको इस एफआरएफ की एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। एंड देयर आफ्टर यू नीड टू इवेलुएट क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशंस एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड as per the requirements of FRF or not, and obtain a written representation from the management that management has disclosed to auditor the identities of all related parties with which the management is aware of and the disclosure is as per the applicable FRF। तो now अब इसके अंदर बात आ गई ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग किन किन चीजों की लेनी है। ऑडिटर को बात करनी है मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज। पास्ट से कोई चेंज हुआ है क्या, रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप क्या है और किस तरह की ट्रांजैक्शन और किस पर्पस की ट्रांजैक्शन इन रिलेटेड पार्टीज के साथ की जा सकती है। ऑडिटर को साइमल्टेनियसली इंक्वायर करना है अबाउट द कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती है टू आइडेंटिफाई अ रिलेटेड पार्टी, टू अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजैक्शंस। How the transactions are being authorized and the approved. Authorized and approved significant transactions that are outside the normal course of business. Transactions outside the normal course of business इस स्टैंडर्ड के अंदर काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। इसका कारण है कि एक एंटिटी यदि किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इंप्लाइज दैट देयर माइट बी सम रिलेटेड पार्टीज जिसको कंपनी की मैनेजमेंट एक बेनिफिट एक्सटेंड करना चाह रही है। एंड साइमल्टेनियसली एक बात और कही गई कि वाइल ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिमेन अलर्ट। अलर्टनेस किस चीज के लिए? दैट some related parties might be there which is not been disclosed by the or not been identified by the management, or there might be some transactions with the related parties which are not disclosed by the management in the financial statement. And for this purpose there are a lot of documents in records जहां से आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के रेफरेंस में या क्लाइंट के रेफरेंस में कौन कौन सी पार्टीज को रिलेटेड पार्टीज कंसीडर किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है पॉसिबल सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन की, जिसके अंदर बड़े सारे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं ये, और बहुत सिंपल से पॉइंट है और इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है।
बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में 2-3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। नवंबर 8 में, मई 12 में, नवंबर 12 में, नवंबर 15 में, नवंबर 18 में, 5 टाइम्स। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। कौन से वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से ऑडिटर can identify the existence of related parties and related parties transactions. Thereafter, identify risk fraud risk factor. इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेन आ जाएगा ये वाला पार्ट, ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस। यदि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया एक रिलेटेड पार्टी को या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को विच इज नॉट आइडेंटिफाइड और नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट, तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है? नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन अपनी टीम के मेंबर्स को इमीडिएटली इंफॉर्म करो, सो दैट इस तरह की और ट्रांजैक्शन यदि रिकॉर्ड्स में मिले उनको तो वो एक अलर्टनेस के साथ काम करें। नंबर 2, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करिए और कहिए कि जो पार्टी मैंने आइडेंटिफाई की है ना, उस पार्टी के साथ आपने करंट पीरियड में क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लो और आप बताइए आप क्यों फेल हो गए, आपके कंट्रोल्स क्यों फेल हो गए टू आइडेंटिफाई दैट रिलेटेड पार्टी और टू डिस्क्लोज दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एंड appropriate substantive audit procedures perform कर रही है in relation to newly identified related party or significant related party transactions and reconsider the risk कि एक related party मिली है तो और भी तो हो सकती है इस तरह की। reconsider the risk that other related party or significant related party transactions may exist और यदि non disclosure इंटेंशनल लगता है, इवेल्युएट द इंप्लीकेशंस फॉर ऑडिट, इवेल्युएट इट्स इंप्लीकेशंस फॉर द ऑडिट। नेक्स्ट, यदि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपको नजर आती है, देन फिर आपको क्या क्या करना है? इंस्पेक्ट करिए इस कॉन्ट्रैक्ट को जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई, किस पर्पस के लिए, क्या आवश्यकता थी उस ट्रांजैक्शन को करने की, बिजनेस रेशनेल क्या था इस ट्रांजैक्शन का, किन शर्तों पर यह ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन को किसने ऑथोराइज किया, अप्रूव किया, एंड क्या ट्रांजैक्शन की एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया गया है या नहीं दिया गया है। बिजनेस रेशनेल एक पॉइंट, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दूसरा पॉइंट, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर तीसरा पॉइंट, ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फोर्थ पॉइंट। 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, फिर इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है कि यदि मैनेजमेंट एजर्ट करती है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर हुई है, इफ मैनेजमेंट is representing in the financial statement that the transactions with the related parties are being carried out at the arm length price, तो उस सिचुएशन में आपको sufficient and appropriate audit evidences collect करने हैं about this assertion। और इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप कंपेयर कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन के प्रिवेलिंग प्राइस को उन ट्रांजैक्शंस के प्राइसेस के साथ जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने, एंटिटी ने अनरिलेटेड पार्टीज के साथ की। नंबर 1 कंपैरिजन, एंड नंबर 2 जहां पर आपको लगता है आपकी नॉलेज इनसफिशिएंट है तो वहां पर आप एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। यू मे एंगेज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू एंड कंफर्म terms and conditions in relation to transactions with the unrelated parties. So this is about the SA 550, that is related parties। So इस स्टैंडर्ड में
रिलेटेड पार्टीज वाले स्टैंडर्ड में नंबर 1 आपको करना क्या है, रिलेटेड पार्टीज का मीनिंग सिर्फ रीड कर लीजिएगा, आपसे फाइनल में नहीं पूछेंगे रिलेटेड पार्टी होती क्या है। ऑब्जेक्टिव रीड कर लीजिएगा, आपसे फाइनल में नहीं पूछा जाएगा कि रिलेटेड पार्टी के ऐसे 550 के ऑब्जेक्टिव बताइए। हां, आपसे पूछा क्या जाएगा, आप ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज बताइए इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज। फिर वहां पर आपको इन बातों को जिक्र करना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स को आपको कवर अप करना पड़ेगा। बट यदि मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के रेफरेंस में बात करूं तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉसिबल सोर्सेज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, जिसमें ये इतने सारे नाम हैं, ये आपको याद करने हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, शेयर होल्डर का रजिस्टर जहां से आपको मेजर शेयर होल्डर्स के नाम पता चल जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी ट्रांजैक्शंस के अंदर यदि किसी डायरेक्टर का या मैनेजरल पर्सोनल का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो उनको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां से आपको पता चल जाएगा किन ट्रांजैक्शंस में रिलेटेड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स का रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी एंटिटीज के अंदर हो रही है उसके पैटर्न को चेक करिए। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद द की मैनेजमेंट और TCWG, significant contracts or agreement that are outside the ordinary course of business, invoices and correspondence from the professional advisors, life insurance policies, contracts that renegotiated during the year, internal auditor की report, and the documents that are being filed with the securities regulator, for example prospectus। So ये था हमारा स्टैंडर्ड SA 550 का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देयर आफ्टर फिर उसके आगे के रिस्पॉन्स हैं 3 सिचुएशन। नंबर 1 कि यदि ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है एक रिलेटेड पार्टी को या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को विच इज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। नंबर 1 आपका काम है, यू नीड टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द टीम मेंबर्स ऑफ योर एंगेजमेंट टीम। नंबर 2, you need to inquire with the management about the failure, why the management fails to identify this related party, reconsider the risk that other related party or related party transaction may exist, and at the same time request the management to find out the transactions that occur with this related party which is not been identified by the management earlier। Thereafter यदि कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, 4 मेन बातें, बिजनेस रेशनल, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड वन ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, एंड नंबर 4 अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल FRF। और यदि कोई ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हुई है, मैनेजमेंट ऐसी असर्शन दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो वहां पर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चेक करने हैं एज टू द एप्रोप्रिएटनेस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ दिस असर्शन। एंड फॉर दिस पर्पस आप 2 प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। पहला प्रोसीजर, यू मे कंपेयर द प्राइजेस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विद द प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टीज, एक। एंड नंबर 2, यू मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। किस पर्पस के लिए? जो आपको प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, टर्म्स, कंडीशंस के बारे में एक रिपोर्ट बना करके दे दे। तो इसके क्वेश्चंस भी लगभग हमने सारे देख ही लिए और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया सारा। अब आपका काम है मेन लर्निंग का। रिवीजन के दौरान मैं कॉन्सेप्ट की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि जस्ट हमें एक क्विक रिवीजन करनी है और देखना है उन चीजों को जहां पर हमें लर्निंग को मेन, जिन टॉपिक पर हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट SA 540 एंड 550। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस 560, 70 एंड 80।